हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको उन वीडियोस के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा? ऑप्शंस में है कोजर, डेहरनड्रॉफ, मार्क्स, मिल्स। तो यहाँ पर सत्ता का जो असमान वितरण है वह वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह कहना किसका है? डेहरनड्रॉफ का है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डेहरनड्रॉफ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो वर्ग की बात है ना, वो किस बुक में की है, या वर्ग संघर्ष की जो बात है, तो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बुक का नाम क्या है? क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वर्ग संघर्ष की बात की है इन्होंने। और इस बुक में ही इन्होंने मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, डेहरनड्रॉफ ने अपने इस बुक में मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है उसका परीक्षण किया, और ये लास्ट में क्या बताया है कि ये पूरी तरीके से क्या है? अप्रासंगिक है। डेहरनड्रॉफ श्रमिक वर्ग को जो श्रमिक वर्ग है उसके भी 3 वर्ग बताते हैं, या श्रमिक वर्गों को 3 अन्य वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ग हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुशल श्रमिक पहला बताते हैं, श्रमिक वर्ग को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बताया कुशल श्रमिक, दूसरा बताया अर्धकुशल श्रमिक, और तीसरा बताते हैं अकुशल श्रमिक। ठीक है, नोट कर लीजिए, कुशल श्रमिक, दूसरा बताते हैं अर्धकुशल श्रमिक, और तीसरा बताते हैं अकुशल श्रमिक। ये श्रमिक वर्ग के जो पार्ट हैं वो बताते हैं कि श्रमिक वर्ग में भी प्रकार हैं। तो ये किसने बताया है? डेहरनड्रॉफ ने बताया है। और एक स्टेटमेंट इनका आता है कि जो व्यावसायिक गतिशीलता या जो विजातीयता है, तो डेहरनड्रॉफ कहते हैं व्यावसायिक गतिशीलता और विजातीयता के कारण ना तो श्रमिकों का ध्रुवीकरण होगा और ना ही क्रांति आएगी। एक बार फिर से सुन लें, व्यावसायिक गतिशीलता या विजातीयता के कारण ना तो श्रमिकों का ध्रुवीकरण होगा और ना ही क्रांति आएगी। इस तरीके से स्टेटमेंट दे दें तो आपको डेहरनड्रॉफ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डेहरनड्रॉफ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर टिप्पणी करना है। तो कथन क्या है? एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक यानी कि सामाजिक प्राणी, वरन वह ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो बताना है कि सही है, गलत है, या अंशतः सही है, फिर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के वर्ग का जो निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है कि व्यक्ति का जो वर्ग का निर्धारण होता है वह उसके जन्म के द्वारा होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसके जाति के द्वारा होता है। ऑप्शन सी कह रहा है व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा होता है। एंड ऑप्शन डी में बताया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर व्यक्ति के जो वर्ग का निर्धारण होता है वह व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर कंट्रोल, जो सोशल कंट्रोल है उसके टाइप बताए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात कूले एंड बर्नौट ने कही है, बिल्कुल सही है।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात कॉलमैनहिम ने कही है, ये भी सही है। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात का जो कॉन्सेप्ट है ये भी किम्बॉल यंग का भी सही है। संगठित असंगठित नियंत्रण ग्रीन का नहीं है, ये यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो संगठित नियंत्रण या फिर असंगठित नियंत्रण या जो एक और है, यहाँ तो पहली बात इन्होंने जॉर्ज गुरविच ने की है। ठीक है, किसने की है, जॉर्ज गुरविच ने की है। बुक पूछते हैं किस बुक में इन्होंने बात की है नियंत्रण के, तो 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी है। 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी ये जॉर्ज गुरविच की बुक का नाम है। इसमें नियंत्रण के 3 प्रकार बताते हैं। पहला बताते हैं संगठित नियंत्रण, दूसरा बताते हैं असंगठित नियंत्रण और तीसरा बताते हैं सहज नियंत्रण। ठीक है, संगठित नियंत्रण, असंगठित नियंत्रण और सहज नियंत्रण, ये बात किसने की है, जॉर्ज गुरविच एंड मूर ने। ठीक है, तो जॉर्ज गुरविच जो मूर हैं उन्होंने ये बात की है, ये नियंत्रण के बात की है। और नियंत्रण की बात आती है तो जो सोशल कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले इसकी बात अगर या इसके हम जनक की बात करते हैं तो वो कौन है, E.A. रॉस हैं। E.A. रॉस इनके जनक हैं और ये कहते हैं नियंत्रण मतलब उसको जो डिफाइन करते हैं सोशल कंट्रोल को, तो कहते हैं कि वे शक्तियाँ, ठीक है, या ऐसी शक्तियाँ जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है उसे सामाजिक नियंत्रण कहेंगे। ऐसी शक्तियाँ या वे शक्तियाँ जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है उसको हम सामाजिक नियंत्रण कहेंगे। ठीक है, तो ये इनका किसने बताया था, E.A. रॉस ने ये बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का हम परिवर्तन कहेंगे। ऑप्शंस में है संरचनात्मक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन और बाहरी परिवर्तन। तो यहाँ पर 5th का राइट आंसर हो क्या जाएगा, आंतरिक परिवर्तन। किसी युग के आदर्श या मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन हम देखने को मिलेगा तो उसको हम आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन है क्या, तो किसी भी वस्तु में 2 भिन्न समय में दिखने वाला जो अलग अलग 2 समय है, ठीक है, उसमें जो भी दिखाई देने वाली जो भिन्नता होती है या अंतर होता है उसको ही हम परिवर्तन कहते हैं। और अगर हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो ये समाज के 3 पक्षों को प्रभावित करता है। जो सोशल चेंज होता है वो सोसाइटी के 3 पक्षों को प्रभावित करता है। कौन कौन से पक्ष हैं, तो समूह के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसको प्रभावित करेगा, समूह के व्यवहार में, सामाजिक संरचना में और सांस्कृतिक विशेषताओं में। ठीक है, समूह के व्यवहारों में, सामाजिक संरचना में और सांस्कृतिक विशेषताओं में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को हम क्या कहेंगे। सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, सांस्कृतिक विलंबना या फिर सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तो ये सांस्कृतिक विलंबना कहलाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति की परिभाषा है, तो जाति एक बंद वर्ग है, जातीय एक बहिर्विवाही समूह है या फिर जाति एक भूभागीय समूह है या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जाति एक बंद वर्ग है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जाति एक बंद वर्ग है तो ये कहना किसका है, मजूमदार एंड मदान का। किस बुक में बात की, सोशल एंथ्रोपोलॉजी बुक है मजूमदार एंड मदान की, इसमें ही उन्होंने जाति को एक बंद वर्ग कहा है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी है। ऑप्शंस ठीक से देखिएगा, ऑप्शंस दिए गए हैं श्रीनिवास शास्त्री, रवि शास्त्री, M.N. श्रीनिवास या फिर S.P. श्रीनिवास। तो यहाँ पर संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण की अवधारणा की बात हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट्स किसके हैं, M.N. श्रीनिवास के हैं। किसके हैं, M.N. श्रीनिवास।
एम.एन. श्रीनिवास पहले ब्राह्मणीकरण शब्द का यूज़ करते हैं, फिर उनको कुछ सही नहीं लगता है, उसके बाद वे ब्राह्मणीकरण की जगह संस्कृतिकरण शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास, 8th क्वेश्चन का, ठीक है। संस्कृतिकरण है क्या, तो ये आपको प्लेलिस्ट में एम.एन. श्रीनिवास की एक अलग से वीडियो बनी है संस्कृतिकरण की अवधारणा, तो वहाँ से देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है इसमें होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं इसको, संस्कृतिकरण को। इसमें कोई निम्न जाति होती है, ठीक है, वे उच्च जाति के जो वैल्यूज़ होते हैं, उनकी जो जीवन शैली होती है, प्रतिमान होते हैं या आदर्श होते हैं, उनका अनुसरण करती है और इस विश्वास के साथ करती है कि कुछ समय बाद या कुछ पीढ़ियों के बाद जो जातीय पदक्रम है, जाति सोपान है, उनमें उनका जो स्थान है वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी विशेषताएं की बात करें, संस्कृतिकरण की विशेषताओं की, तो उसमें गतिशीलता पाई जाती है, ठीक है। संस्कृतिकरण का जो संबंध होता है वो परिवर्तन से होता है, ठीक है, परिवर्तन के बिना संस्कृतिकरण संभव ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 8th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख प्रेरक तत्व है। ऑप्शन में है बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल, या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरक तत्व हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह हैं ये एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक दूसरे से पृथक होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एंड ऑप्शन डी सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जो सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह हैं ये सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्दियो के अनुसार हम क्या कहेंगे। सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, तो बोर्दियो की भाषा में या बोर्दियो के अनुसार उसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस देखिए, संस्कृतिकरण कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहेंगे, या फिर सांस्कृतिक विलंबना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोर्दियो की बात आती है तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें नोट कर लीजिए। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा, पहली क्या बताई, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा। दूसरा, वर्ग संस्कृति की अवधारणा, वर्ग संस्कृति, क्लास कल्चर, ठीक है, वर्ग संस्कृति की अवधारणा। प्रभुत्व संस्कृति, यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रभुत्व संस्कृति है, ठीक है। प्रभुत्व जाति का कॉन्सेप्ट किसका था, एम.एन. श्रीनिवास का। यहाँ पर प्रभुत्व संस्कृति की बात हो रही है, ये बोर्दियो का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, यहाँ पर आपने देखा ही, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, बोर्दियो का। फिर सांस्कृतिक संरचनावाद, सामाजिक संरचनावाद नहीं है, सांस्कृतिक संरचनावाद है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट्स। फिर से एक बार, सांस्कृतिक पूंजी, वर्ग संस्कृति, प्रभुत्व संस्कृति, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन एंड सांस्कृतिक संरचनावाद, ये कॉन्सेप्ट्स किसके हो गए, बोर्दियो के, ठीक है। और ये जो वर्ग है, ठीक है, वर्ग के विश्लेषण के लिए पूंजी या फिर संपत्ति के 4 प्रकारों की बात करते हैं, 4 रूपों की बात करते हैं, तो उनको भी देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्थिक पूंजी या संपत्ति बोले उसे, सामाजिक पूंजी या संपत्ति, प्रतीकात्मक पूंजी या संपत्ति, और सांस्कृतिक पूंजी या संपत्ति। आर्थिक पूंजी या संपत्ति, सामाजिक पूंजी या संपत्ति, प्रतीकात्मक पूंजी या संपत्ति, एंड लास्ट सांस्कृतिक पूंजी या संपत्ति। तो ये किसकी हैं, बोर्दियो के। एग्जाम में पूछ लेते हैं, ऑप्शंस में देख लेते हैं किसकी बात उन्होंने नहीं की है या किन पूंजी की बात उन्होंने की है, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है।
या कथन किसका है? जो गतिशीलता है वह हर समाज की जो सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था है उससे जुड़ी होती है। ऑप्शंस में है ग्लास, सोरोकिन, पार्सन्स एंड समनर। तो ये कहना ग्लास का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड एफ पोकार्क ने अपने गुजरात के अध्ययन में पाया कि जब कोई जाति प्रव्रजन करती है तो, अब ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर डेविड एफ पोकार्क उन्होंने गुजरात में अध्ययन किया, ठीक है, फिर बताया कि जब कोई जाति प्रव्रजन करती है तो, अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि अपनी परिस्थिति को कम करके बताती है, ठीक है, जाति अपनी परिस्थिति के बारे में कम करके बताती, कम बताती है। फिर नेक्स्ट भी कह रहा है अपनी परिस्थिति को यथास्थिति वर्णित बताती है। सी कह रहा है अपनी पहचान को छुपाती है, ठीक है, जाति। एंड डी कह रहा है अपनी परिस्थिति को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताती है। तो जब पोकार्क ने गुजरात के में अध्ययन किया तो बताया, ये पाया कि जब कोई जाति प्रव्रजन करती है तो वह अपनी परिस्थिति के बारे में या अपने बारे में थोड़ा स्टेटस के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जाति को एक क्रियापुंज माना है? ठीक है, अब नया क्वेश्चन है, जाति को एक क्रियापुंज की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, जाति को एक क्रियापुंज किसने कहा? ऑप्शंस में है आंद्रे बेत्ते, एड्रिन मायर, एम.एन. श्रीनिवास एंड विलियम एफ रूफ। तो यहाँ पर जाति को क्रियापुंज किसने माना है? एड्रिन मायर ने माना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका ये भी कहना है कि वर्तमान में जो राजनीतिक शक्ति है, ठीक है, पॉलिटिकल पावर है, उसको प्राप्त करने के लिए जो सबसे प्रभावशाली जो माध्यम है, जरिया है, वो क्या है? जाति है। वर्तमान समय में जो जातीय जो जाति है ना, वो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने का क्या है? एक सबसे प्रभावशाली माध्यम है, जरिया है। और जो राजनीतिक दल होते हैं वे भी उम्मीदवारों का चयन जातिगत संख्या के आधार पर ही उनका उम्मीदवारों का चयन करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज उम्मीदवारों का चयन जातीय संख्या के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, तो ये बातें एड्रिन मायर ने कही हैं, उनसे संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जाति तथा राजनीति के बीच संबंध की बात करते हुए जाति के 3 पक्षों, अब कौन कौन से पक्ष हैं? धर्मनिरपेक्ष, एकीकृत व विचारधारात्मक, इन 3 पक्षों की बात की और जाति और राजनीति के बीच में संबंध बताया। ऑप्शंस में है एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ल्यूई ड्यूमो एंड रजनी कोठारी। तो यहाँ पर राइट आंसर रजनी कोठारी है। एंड रजनी कोठारी ने ही सबसे पहले जाति और राजनीति के बीच संबंधों की बात की थी। किस बुक में? तो बुक का नाम था कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया करके ऐसे कुछ बुक है, ठीक है, पॉलिटिकल इन इंडिया ऐसे करके बुक है, ठीक। उसमें इन्होंने जाति और राजनीति के बीच में संबंध की बात की थी और उनका ये भी कहना था कि जो लोकतंत्र है उसका जो संचालन है या कार्यचलन है उसके लिए कुछ स्वैच्छिक संगठनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लोकतंत्र के कार्यचलन के लिए, उसके संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों की ज़रूरत पड़ती है और भारत में ये जो काम है, ठीक है, इन संगठन का ये जो स्वैच्छिक संगठनों की ज़रूरत पड़ती है, तो भारत में यह काम किसने किया है? जाति व्यवस्था में किया है, ऐसा इनका मानना है। और ये कहते हैं कि राजनीति में जो जाति है, ठीक है, राजनीति में जो जाति को लाने का जो श्रेय जाता है वह उच्च जाति व स्वार्थी राजनीतिज्ञों को जाता है कि उन्होंने जो है राजनीति में वे जाति को लेकर के आए हैं। और ऐसा काम किसने किया है, कौन लाया है, उसका जो श्रेय बताते हैं कोठारी, वे उच्च जाति व स्वार्थी राजनीतिज्ञों को ये बताते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्रीकरण सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि है। जो स्त्रीकरण है वो क्या है? सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि है। आप किसने कहा ये बताना है। ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स,
पार्सन्स एंड किंग्सले डेविस। तो स्त्रीकरण को या सामाजिक स्त्रीकरण को सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि बताया है किसने? यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स क्या है? प्रकार्यवादी हैं और इनका जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत है, उनका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? सामाजिक मूल्य है। क्या है? सामाजिक मूल्य। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य को बताया है किसने? तो पार्सन्स हैं। और ये इनका क्या कहना है कि जो समाज में कहते हैं कि समाज में लोगों में ये आम सहमति होती है कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो समाज के लाभ के लिए है। ठीक है, और ये सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किसी व्यक्ति या समूह का जो है मूल्यांकन किया जा सकता है और उसे पदक्रम में स्थान दिया जाता है। तो ये कहना किसका है? पार्सन्स का है। ठीक है, सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किसी व्यक्ति या समूह का जो मूल्यांकन है वो होता है और उसे पदक्रम में स्थान दिया जाता है। समाज में लोगों में आम सहमति होती है कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज के लाभ में है, लाभ के लिए है। ठीक है, और इनका स्त्रीकरण जो सामाजिक स्त्रीकरण का केंद्र बिंदु है वो सामाजिक मूल्य है। ये प्रकारवादी हैं पार्सन्स। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सामाजिक परिवर्तन संकलित प्रयत्नों का परिणाम है? जो सोशल चेंज है उसको बताया कि यह संकलित प्रयत्नों का परिणाम है। ठीक है, ऑप्शंस में क्या दिया गया है? पेरेटो, लेस्टर एफ वॉट, कार्ल मार्क्स एंड हॉबहाउस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लेस्टर एफ वॉट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड इन्होंने क्या बताया कि जो उद्विकास है, पहले तो ये सामाजिक परिवर्तन को संकलित प्रयत्नों का परिणाम बताते हैं और कहते हैं कि जो उद्विकास है वह एक धीमी प्रक्रिया है। विवेकशील योजना को प्रगति की प्रक्रिया कहते हैं कि जो विवेकशील योजना है वह प्रगति की जो प्रक्रिया है उसको गति मिलती है इससे, विवेकशील योजना से। ठीक है, प्रगति की जो प्रक्रिया है उसमें उसको गति मिलती है। ठीक है, इससे यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अल्पसंख्यक अपनी पूर्वज प्रथाओं को छोड़ते हुए बहुसंख्यक की प्रथाओं को अपनाते हैं तो इसे हम कहेंगे एकीकरण, सात्मीकरण, समाजीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सात्मीकरण। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है। कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, शक्ति संभ्रांत की जो अवधारणा है सी राइट मिल्स, सामूहिक चेतना की अवधारणा दुर्खीम, आदर्श प्रारूप समन, आत्मविकास कूले। तो गलत पूछा गया है, आदर्श प्रारूप हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा जो आदर्श प्रारूप की अवधारणा है वो किसने दिया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, अत्यधिक व्यक्तिगत एवं भावनात्मक रूप से सहारा देने वाली निरंतर घनिष्ठ अंतर्क्रिया वाले लघु समूह को कहते हैं। अत्यधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से सहारा देने वाले निरंतर घनिष्ठ अंतर्क्रिया वाले लघु समूह को कहते हैं। ऑप्शंस में है संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह, हित समूह या फिर गौड़ समूह। तो यहाँ पर प्राथमिक समूह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप या प्राथमिक समूह की बात किसने की थी? C.H. कूले ने की थी। किस बुक में बात की है? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक है जिसमें उन्होंने बात की। अब प्राथमिक समूह की जो विशेषताएं वे बताते क्या बताते हैं कि छोटा आकार होता है, आमने सामने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, हम की भावना पाई जाती है, स्वार्थपरकता का इसमें क्या होता है? अभाव पाया जाता है, उद्देश्यों में समानता होती है, वैयक्तिक व स्वाभाविक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो विशेषता है छोटा आकार हो गई, आमने सामने का घनिष्ठ संबंध हो गया, हम की भावना हो गई, स्वार्थपरकता का भाव हो गया, उद्देश्यों की समानता होती है, वैयक्तिक और स्वाभाविक संबंध पाए जाते हैं। एंड प्राइमरी ग्रुप में उसके अंदर 3 समूह की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से? परिवार को रखते हैं, पड़ोस को रखते हैं और खेल समूह को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।